मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राइट बेस्ड गवर्नेंस का, कौन सा राइट बेस्ड गवर्नेंस का जो आपका पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे सारे आपको करवा रहा हूं। साथ के साथ आपको क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मात्र 400 सब्सक्राइबर कम है। कितने सब्सक्राइबर कम है? मात्र 400 कम सब्सक्राइबर कम है। अगर 400 सब्सक्राइबर और आप अचीव कर लोगे तो अपन 25,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। तो कर लो भाई, कम से कम 400 सब्सक्राइबर तो कम है, जरूर से सब्सक्राइब कर देना। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक कर लोगे तो आप फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री में पढ़ने को मिल सकती है। कैसे मिलेगी भाई? आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आ जाना फाइल वाले सेक्शन पे। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना आपको माइनर। क्या सर्च करना है? माइनर सर्च कर लेना। माइनर बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर पहुंच जाओगे और इसके इस पीडीएफ के आप खोलोगे तो सीधा 5 नंबर पेज नहीं आएगा, आपको 5 नंबर पेज नंबर खोलना है इस पीडीएफ का, तब आपको राइट बेस्ड गवर्नेंस के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और उसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, मानव अधिकार और स्वच्छता का अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के मुख्य प्रावधानों के द्वारा की गई। क्या हुआ? मानव अधिकार होते हैं उनकी घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के मुख्य प्रावधानों की, मुख्य प्रावधान कौन कौन से उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए शुरू करते हैं। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर आपके सामने आधुनिक मानव अधिकारों का आधार स्तंभ है। मतलब 10 दिसंबर 1948 को क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने जितने भी मानव अधिकार होते हैं ना, जितने भी आपके सामने हर व्यक्ति के जितने भी मनुष्य के अधिकार होते हैं, वो कम से कम वो अधिकार जिनके आधार पे मनुष्य को अपना जीवन है वो जीवन यापन करने के लिए चाहिए, उसी को आपके सामने, वही आपके सामने सारे के सारे आधुनिक मानव अधिकारों का आधार स्तंभ है। क्या है? आज के समय जितने मानव अधिकार चाहिए उन सबका आधार स्तंभ के रूप में दिखते हैं। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 30 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। कितने अनुच्छेद है? कुल 30 अनुच्छेद है, जो सभी मनुष्य की बुनियादी स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। किसकी गारंटी देते हैं? कोई भी मनुष्य को ये कम से कम 20 अधिकार, 30 अधिकार तो मिलने, मतलब अनुच्छेद 30 में वो सभी अधिकार दिए गए हैं जो एक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए कम से कम चाहिए। समझ में आ गया? तो दो चीजें याद कर लिया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सभा हुई थी, उसमें कौन सा अनुच्छेद? 30 अनुच्छेद दिए गए हैं जो कम से कम मनुष्य को जीवन जीने के लिए चाहिए, और इन सबको मानव अधिकार के नाम से जाना जाता है। समानता और स्वतंत्रता, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मानव अधिकार के जो अधिकारी होते हैं, इनसे बड़े बड़े अधिकारी डरते हैं। बहुत पावरफुल पोस्ट होती है ये। समानता और बड़े बड़े प्रधानमंत्री काब जाते हैं इन पोस्टों से। समझ में आ गया? बहुत बड़ी पद है। समानता और स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1 और ये 2 घोषित करते हैं कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और गरिमा से पैदा हुए हैं। मतलब इसके अंदर अनुच्छेद 1 और जो है 1 और 2, जो 30 अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 नंबर और 2 नंबर ये सब बताते हैं कि जो जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, किसी भी देश में पैदा हो, वो स्वतंत्र हैं, चाहे विचारधारा के आधार पे, चाहे आपके सामने और कोई विचारधारा के हिसाब से, सभी मनुष्य स्वतंत्र है। उनकी खुद की भी गरिमा है। क्या है? उनकी खुद की भी गरिमा है, उनको भी जीवन जीने का हक है। उनके बीच में धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी, चाहे कोई धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, है ना, चाहे लिंग के आधार पे, मतलब महिला पुरुष के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, और कोई राष्ट्रीयता के आधार पे भी कि आप तो भाई इस देश से हो इसलिए आपको बाहर निकाला जा रहा, आपको रोजगार नहीं दिया जा सकता, इन सब चीजों पे आप कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इसमें जीवन जीने का अधिकार, गुलामी से मुक्ति और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है। क्या होता है? जो कोई भी मनुष्य होता है उसको जीवन का अधिकार मिलता है। जीवन जीने का अधिकार, किसका? जीवन जीने का अधिकार मिलता है। कोई भी मनुष्य भाई आपके सामने, उसको साफ हवा, साफ पानी, और आप किसी को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, ना किसी से बेकार करवा सकते हो। समझ में आ गया? और निष्पक्ष सुनाई, अगर आप पर कोई आरोप लगाया गया तो कानून के द्वारा
आपको वकील करके दिया जाएगा ताकि आपको क्या हो सके, स्पष्ट सुनवाई करने का मौका मिल सके और अभिव्यक्ति का भी मौका मिल सके। किसका? अभिव्यक्ति का भी आपको मौका मिल सके। तो सारे के सारे मौके आपको दिए जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। यूडीएचआर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार पर भी बल देता है। क्या? जो यूडीएचआर है ना, आपके सामने जो मानव अधिकार, आपके सामने अधिकार के जो अधिनियम है, वो किस किस चीज पर आपको काम करने का अधिकार, किस चीज का अधिकार कि आप कहीं पर भी काम करोगे तो आपको काम करने का अधिकार, आपको शिक्षा का अधिकार, रोजगार में आपको शिक्षा, सरकार को मुफ्त में हर व्यक्ति को शिक्षा देने का अधिकार मिलता है, और स्वास्थ्य का अधिकार कि सरकार के द्वारा वो प्रावधान किए जा सके जिससे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को क्या मिल सके, शिक्षा भी मिल सके। महत्व की बात करें, क्या महत्व है इसका? यह घोषणा बाध्यकारी कानून नहीं है। यह घोषणा कैसी नहीं है, आपके सामने बिल्कुल आप किसी पर थोप नहीं सकते हो, मतलब बाध्यकारी कानून नहीं है, लेकिन दुनिया भर के देशों के संविधान व अंतर्राष्ट्रीय संविधानों से इसको प्रभावित किया गया है। क्या है कि आप किसी भी देश पर इसको एकदम लागू नहीं कर सकते कानूनी रूप से, लेकिन अलग अलग प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियां करके इनको और ज्यादा मजबूत व कानूनी जामा पहनाया गया है। चलिए, मुझे उम्मीद आपको मानवाधिकार से संबंधित चीजें समझ में आ गई होगी। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, विकास के मुद्दे व उसके घटकों के बारे में स्पष्ट कीजिए क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है, स्वास्थ्य का अधिकार केवल बीमार न होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियों का समावेश है। मतलब स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में कभी बीमार नहीं हो, नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, बल्कि इस प्रकार का कि आप एक स्वतंत्र, एक स्वस्थ नागरिक के रूप में जीवन जिए। जैसे कि दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, पर्यावरण प्रदूषण, उनको सेहत को नुकसान हो रहा है, तो उसके मानव अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। क्यों? वो बीमार तो नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सेहत है वो खराब तो हो रही है, समय के साथ उनकी आयु घट रही है। तो यही आपके सामने उनका जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है वो नष्ट हो रहा है इससे। विकास, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने का संविधान 1946 के बाद पहली बार बनाया गया, जिसने पहली बार स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1946 में अपने जो संविधान का निर्माण किया गया था, उसमें उन्होंने पहली बार यह प्रावधान रखा कि स्वास्थ्य, क्या जो हर मनुष्य को जो स्वास्थ्य होता है वो स्वास्थ्य हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। समझ में आ गया? उसके बाद में यूडीएचआर और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र ICSR ने इसे मजबूती दी। उसके बाद में यूडीएचआर के द्वारा क्या किया गया? आर्थिक, कि लोगों को इतने पैसे कम से कम कमा पाए कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। सामाजिक रूप से लोगों को आपके सामने स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, और आपके सामने सांस्कृतिक रूप से भी लोगों का अधिकार होना चाहिए कि उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। मुख्य घटक 4A फ्रेमवर्क। 4A फ्रेमवर्क क्या होता है? पहला फ्रेमवर्क आपके सामने उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। उपलब्धता क्या होता है? पर्याप्त संख्या में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहली कड़ी और सबसे आवश्यक कड़ी क्या होती है कि पर्याप्त मात्रा में अस्पताल होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, और उस पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए। तो उसकी एक फिक्स मात्रा रखी गई, 1000 पे 30 डॉक्टर, 20 डॉक्टर, कुछ इतने डॉक्टर होने चाहिए। पहुंच, बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस जाति से हो, इस धर्म से हो, उस भौगोलिक दृष्टिकोण से आते हो तो आप स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। चाहे आप किसी समाज से आओ, किसी भी वर्ग से हो, कहीं से भी आओ, आपके पास क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको स्वास्थ्य सुविधाएं हर हाल में मिलनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी। चिकित्सा नैतिकता व सांस्कृतिक रूप से सेवाओं को उचित मानी जाती है। क्या होता है आपके सामने? चिकित्सा नैतिकता और जो सांस्कृतिक रूप से जो अलग अलग सेवाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि काफी लोग क्या करते हैं, भाई आपके सामने जाते, भेदभाव नहीं होना चाहिए। चिकित्सक नैतिकता यही कहती है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का, जब आपका इलाज किया जाए तब आपके पास किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया?
गुणवत्ता, दवाएं और उपचार वैज्ञानिक रूप से सही और उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जब कोई भी मरीज का आप इलाज कर रहे हो तो उसको अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिलनी चाहिए। कैसी दवाइयां मिलनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिलनी चाहिए। और उपचार भी कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से। कैसा उपचार होना चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से उसका उपचार होना चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, अधिकार आधारित दृष्टिकोण। पहला होता है सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 क्या कहता है? सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट भारत में सुशासन, गुड गवर्नेंस को सबसे शक्तिशाली उपकरण है। मतलब आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन आरटी है वो, तो आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। आज आप भी आपके जो सरपंच के द्वारा कराए गए कार्य हैं, उन्होंने कहां कहां पैसा, कितना पैसा कहां कहां पर खर्च किया है, वो आरटीआई लगाकर पता कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आरटीआई लगाकर आप पता कर सकते हो। भारत में सुशासन लाने के लिए कि कोई भी कर्मचारी है उसके द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया जा सके, अच्छे से सरकारी कार्यालय पर काम हो सके, भारत में सुशासन लागू करने के लिए आरटीआई का बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे शक्तिशाली उपकरण है। क्या है? सबसे शक्तिशाली तरीका है भारत में सरकारी तंत्र को लागू करने का। यह नागरिकों को सवाल पूछने और जानकारी प्राप्त करने का कानूनी हक देता है। क्या देता है? कि भारत में जो नागरिक है वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें जिस प्रकार की जानकारी चाहिए वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी मजबूत अधिकार है जिसमें आपके सामने नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और जानकारी प्राप्त करने का क्या होता है? अधिकार होता है। महत्व की बात करें, यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाता है और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है। क्या होता है? जो जितना भी सरकारी कार्य है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता है, पारदर्शिता लाने का काम करता है और भ्रष्टाचार को भी कम करने का काम करता है कि भाई आपके सामने भ्रष्टाचार कम से कम हो और नागरिक है खुद आपके सामने भाई उनका पैसा है जो टैक्स के रूप में देते हैं वो सही से लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस उसका दुरुपयोग हो रहा है। इन सब चीजों को समझने में बहुत ज्यादा क्या होती है? मदद मिलती है इन सब चीजों से। प्रक्रिया क्या है? किसी भी एक नागरिक सादे कागज पर लोक सूचना अधिकारी पीआई को आवेदन दे सकता है। सामान्यतः 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान करना अनिवार्य होता है। यदि सूचना व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ी है तो 48 घंटे में देना जरूरी होती है। क्या है? अगर आप कोई भी नागरिक है वो क्या कर सकता है? सादे कागज पर। कैसे कागज पे? सादे कागज पर आपके सामने क्या कर सकता है? लोक सूचना अधिकारी होता है भाई, पीआईओ, जिसका काम यही होता है आपके सामने कि वो क्या करता है? जितने भी जो आरटीआई होता है उसके आपके सामने जो नियम होते हैं उनको बताने का काम करता है। उसके जो आरटीआई लगाने का काम होता है उसके पास जाकर आप आवेदन कर सकते हो और 30 दिन के भीतर उसका क्या देना पड़ता है? उसका आरटीआई का जवाब देना पड़ता है। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन के स्वतंत्रता से जुड़ी है, मतलब यदि कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो 48 घंटे के भीतर भीतर, कितने देर में? 48 घंटे के भीतर भीतर उसका क्या जवाब देना अनिवार्य होता है। अपवाद की बात करें, देश की सुरक्षा, संप्रभुता व राजनीतिक हितों से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी मतलब चीजें बताई भी नहीं जाएंगी। जैसे आप आर्मी से संबंधित अगर आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगोगे, नहीं। अगर ऐसी चीजें जैसे भारत की संप्रभुता, मतलब भारतीय लोगों की आपके सामने जो विचारधारा उसको खतरा है तो वो नहीं बताई जाएगी और राजनीतिक हित से जुड़ी हुई कोई भी मुद्दा वो आपको नहीं बताया जाएगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनको आपको साझा नहीं किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार। आरटीई 2009 के क्या मुख्य प्रावधान उसके बारे में बताइए। शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट 86वां संविधान संशोधन किया गया, किसमें और कौन से अधिनियम में जोड़ा गया? 21A अनुच्छेद में जोड़ा गया। कि कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? 21A अनुच्छेद में जोड़ा गया। कौन सा? आरटीई अधिनियम 86वां जो संविधान संशोधन का अधिनियम है उसके अंतर्गत जोड़ा गया। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा 6 से 14, अब इस अधिनियम में है क्या? 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, इनको क्या आपके सामने जो नजदीकी सरकारी स्कूल है उसके अंदर मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया और यह अनिवार्य शिक्षा है। अगर आप ऐसे अपने बच्चे को इससे वंचित करते हो तो कानूनी प्रावधान भी इसके लिए बनाए गए हैं। समझ में आ गया? तो एक प्रकार से शिक्षा के अधिकार के रूप में इसको संविधान में जोड़ दिया गया। निजी स्कूलों में आरक्षण, कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी
गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में क्या 25% तक सीट खाली रखी गई। क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस से ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन सभी बच्चों को क्या क्या किया जा रहा भाई, उनके लिए लगभग 25%, मतलब अगर आपके सामने 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं तो कम से कम 25 सीटें आपके सामने प्राइवेट स्कूलों में भी, सरकारी में तो जाएंगे बच्चे मुफ्त में, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान है। बुनियादी ढांचा, यह अधिनियम स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात खेल के मैदान और पुस्तकालय जैसे न्यूनतम मानकों पर निर्धारित होता है। क्या होता है, यह अधिनियम क्या करता है, स्कूल में छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है, कितनी मात्रा में छात्र और स्कूल शिक्षक होने चाहिए, खेल के मैदान कैसे होने चाहिए, और पुस्तकालय जैसी जो कम से कम जो बुनियादी ढांचा होता है एक विद्यार्थी को जीवन में शिक्षा प्रदान करने का, वो कम से कम एक स्कूल में होना चाहिए, उसकी भी बात करता है। रोक, बच्चे को फेल करने, शारीरिक दंड देने व मानसिक प्रताड़ना देने से रोक लगाता है। यह प्रावधान आपके सामने कुछ अलग अलग प्रकार की रोक भी लगाता है, जैसे आप कोई भी बच्चे को स्कूल में फेल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, 8th क्लास तक फेल नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकते, और मानसिक उत्पीड़न से भी बच्चे को नहीं गुजारा जा सकता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भारत के अधिकार आधारित शासन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होगा, भारत में अधिकार आधारित शासन क्या होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की संरचना उसके कार्य के बारे में बताइए। क्या होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की संरचना क्या और उसके कार्य क्या, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित NHRC भारत के मानव अधिकारों का प्रहरी है। मतलब भारत में मानव अधिकार से संबंधित जितने भी अधिनियम है उन सबकी संरक्षण करने का काम किसका है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो लागू किया गया है उसका यही काम है कि वो कितने जो मनुष्य होते हैं उसका मानव अधिकारों का जो संरक्षण करने का काम करता है। संरचना की बात करें, इसका एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई आपके सामने जो चीफ जो या आपका कोई जस्टिस हो, कोई जज हो, वो आपके सामने क्या बनता है, इसका भारत का जो मानव अधिकार संरक्षण आपके सामने मानव अधिकार आयोग का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज या आपके सामने मुख्य न्यायाधीश। इसके अन्य सदस्य होते हैं जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। इसके एक सदस्य नहीं होता, इसके अन्य सदस्य भी होते हैं जिसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो एक उच्च कमेटी है वो ये डिसीजन लेती है कि इनके अध्यक्षों को किन किन को इनका अध्यक्ष बनाया जाएगा। कार्य क्या होते हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करना, स्वयं की प्रेरणा या पीड़िता का आवेदन पे। इनका काम यही होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी मनुष्य होता है उसके मानव अधिकार होते हैं, जितने भी उसके अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके द्वारा अगर आपके सामने कोई भी मनुष्य को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक या शारीरिक रूप से, अगर उसके तो उसको क्या किया जा सकता है, अगर वो शिकायत कर रहा है तो उसकी जांच की जाती है और उसको क्या है, न्याय प्रदान करने का काम होता है। जेलों का निरीक्षण करना व कैदियों की स्थिति में सुधार करना, समय समय पर जो जेल होती है उनका निरीक्षण करना, कोई कैदी के साथ आपके सामने गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, और आपके सामने उनके जीवन में सुधार करने की भी बात की जाती है। ये काम सब काम मानव अधिकार आयोग के ही है। मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान व जागरूकता को बढ़ावा देना, मानव अधिकार से संबंधित आपके सामने जो क्षेत्र है उसमें रिसर्च करना। क्या करना, रिसर्च करना कि समय के साथ जरूरतों के साथ जो हो रहे हैं समाज में बदलाव को समझना, और उसी अधिकार से उसी हिसाब से मानव अधिकार आपके सामने जो नियम होते हैं उनको लागू करना और जागरूकता को बढ़ावा देना भी किसका काम है, मानव अधिकार आयोग का काम है। आयोग की सिफारिशें सलाहकार प्रवृत्ति की होती है, यानी सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी बाध्य नहीं है। मतलब सरकार चाहे तो इनकी बात मान भी सकती है, सरकार इनकी बात चाहे तो ना भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई पीड़िता है, अगर कोई इंसान पीड़ित है उसकी जरूर आपके सामने क्या करेंगे, ये उसको न्याय जरूर प्रदान करवा सकते हैं। चलिए राष्ट्रीय महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग की भूमिका के बारे में स्पष्ट कीजिए। यह भी अच्छा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन सा है और बाल अधिकार आयोग कौन सा है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है।
ये दोनों निकाय विशिष्ट समूह के अधिकार रक्षा के लिए संवैधानिक व वैधानिक रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे बाल अधिकार आयोग हो, दोनों के दोनों आयोगों का काम कैसा होता है? वो कोई भी जो समूह होता है उसकी रक्षा करता है संवैधानिक रूप से और वैधानिक रूप से। चलिए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग NWC, नेशनल वुमेन कॉर्पोरेशन का काम क्या है? यह महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी अधिकार देने का काम करता है। क्या करता है? महिलाओं के जो मौलिक अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, भाई कोई भी महिला के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, यौन शोषण जैसा मामला है, उन सब मामलों में कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकेगा और उनको कानूनी सुरक्षा देगा। उनके पास जो शिकायतें आती हैं, उनको शिकायतों को सुनना, उनका निवारण करना, सरकार के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करना, सलाह देना, जिससे महिलाओं के जीवन में स्तर में क्या हो सके? सुधार हो सके। महिलाओं के खिलाफ कहीं पर हिंसा नहीं देखने को मिलता है, अगर कहीं पर हस्तक्षेप का मामला देखने को मिलता है या भेदभाव का मामला देखने को मिलता है, तो उसमें क्या किया जाता है? हस्तक्षेप किया जाता है। क्या किया जाता है? हस्तक्षेप किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि देश में सभी कानून व नीतियां बाल अधिकार के अनुरूप हो। मतलब इसका कार्य यही होता है आपके सामने कि जितने भारत में अलग अलग प्रकार के कानून और नीतियों को लागू किया जा रहा है, यह सही से लागू हो। विशेष करके आपके सामने RTI का एक्ट और पोस्को का एक्ट है, उसको क्या किया जाता है? अच्छे से लागू करने का काम किया जाता है। तो महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण से जैसे मामले होते हैं, उनको लागू करना, और महिलाओं को अगर जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, उनको किडनैप करके कहीं पर बेच दिया जाता है, वैसे मामलों की भी निगरानी की जाती है। चलिए, यूनिट नंबर 4 की बात करें, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासियों से वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यह कानून वन अधिकार अधिनियम FRA के नाम से जाना जाता है। अनुसूचित जनजाति अधिनियम किसके नाम से जाना जाता है? वन अधिकार अधिनियम FRA के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? FRA के नाम से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की कोशिश है। क्या किया जाता है इसमें? अन्याय के विरुद्ध आपके सामने एक नियम होता है, अधिकार। यहां पर वनों में जीने वाले अनुसूचित जनजातियों व पारंपरिक वन निवासियों की भूमि पर अधिकार देता है। क्या होता है भाई? आपके सामने क्या होता है? कोई भी जंगल में रहने वाले जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका उन जंगलों पर अधिकार है। क्यों? क्योंकि उनके दादा परदादा, उनकी सारी की सारी पीढ़ियां हैं, वो इसी वनों में रहती आई हैं, उनका जीवन भी उसी पर निर्भर करता है। वो भोजन उनको वनों से मिलता है, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, सब कुछ उनका जीवन यापन सारा का सारा वनों पर निर्भर करता है। अगर सरकार या अन्य कोई आपके सामने कोई व्यापारी लोग क्या करें, अगर उनके वनों को छीन लेंगे, तो उनका जीवन यापन क्या हो जाएगा? छिन जाएगा। तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उनको वनों पर उनका अधिकार, भूमि का अधिकार उनको मिलता है। सामुदायिक अधिकार, व्यक्तिगत भूमि के अलावा यह समुदाय को गौण वन उपज और फॉरेस्ट इकट्ठा करना है, वह चराई का अधिकार भी देता है। आप वहां पर क्या कर सकते हो? वहां पर आप चराई कर सकते हो, मतलब अपने जानवरों को चरा सकते हो, अपने आजीविका के जो चीजें होती हैं उनको वहां से ले सकते हो, कोई पत्ते ला सकते हो, कोई फल ला सकते हो, थोड़े बहुत पेड़ों को भी काट सकते हो, या कोई वन्य जीव को शिकार भी कर सकते हो। लेकिन बस आप कैसे शिकार नहीं कर सकते हो? जो अवैध शिकार नहीं कर सकते हो, बाकी आपको अधिकार मिलते हैं। संरक्षण, यहाँ के निवासियों को उनके जंगल व जैव विविधता को संरक्षण करने का उत्तरदायित्व माना जाता है। क्या होता है? यहाँ पर रहने वाले जितने निवासी होते हैं, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए जितने जो निवासी होते हैं, उनको वहां के जंगलों को संरक्षित रखने का, और जैव विविधता है, वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो जंगल होते हैं, उनको बचाकर रखने का अधिकार भी उन्हीं लोगों को दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई सरकार के लोग पूछेंगे, उससे ज्यादा तो वो लोग वहां का संरक्षित रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई, अगर सीधी सीधी बात है, उन्हें बेरो है, अगर आप अपना जंगला नहीं बचा के रखेंगे तो कल आप खाओगा की? समझ में आ गया? तो वो ज्यादा संरक्षित रखते हैं जैव विविधता को और जंगलों को। प्रक्रिया, ग्राम सभाएं तय करती है कि अधिकार किसको दिया गया, किन व्यक्तियों को समुदाय अधिकारों में मिलाना। मतलब वो सभी लोग समुदाय मिलाकर बनाकर रहते हैं, उन समुदायों को अधिकार होता है आपके सामने कि वो ये तय कर सके कौन व्यक्ति को आपको क्या अधिकार मिलना चाहिए जो जंगलों को बचाए। चलिए, अधिकार अधिकारी संशासन में, रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए।
भारतीय न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिकारों का अंतिम रक्षक होते हैं। क्या होता है भारत में न्यायपालिका, जब अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है, कोई चोरी हो गई आपके घर में, कोई मर्डर हो गया, तो इससे संबंधित आपके सामने क्या होता है, आपको अगर न्याय चाहिए तो कहां पर जाओगे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाओगे, या ये आपके सामने आपको रक्षा प्रदान करने के अंतिम संरक्षक होते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका किसी भी कानून या सरकारी आदेश को रद्द कर सकती है। क्या कर सकती है, न्यायपालिका कोई भी कानून या सरकारी आदेश को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। सरकार के द्वारा कोई भी अधिनियम बनाया गया, जनता को पसंद नहीं है, जनता क्या हो गई, आपके सामने आक्रोशित हो गई, तो क्या कर सकती है, उसको खुद से, जैसे यूजीसी वाला मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने क्या किया, उसमें हस्तक्षेप किया और उसको आपके सामने रोक लगा दी या रद्द भी कर सकता है। जनहित याचिका पीआईएल, न्यायपालिका में पीआईएल के माध्यम से उन लोगों को न्याय के द्वार खोले जाते हैं जो स्वयं अदालत तक नहीं पहुंच सकते। मतलब पीआईएल के माध्यम से क्या किया जाता है, उन लोगों को भी आपके सामने जो न्याय प्रदान करने का काम किया जाता है जो अदालत तक नहीं पहुंच सकते। क्या नहीं हो सकते हैं, जो लोग अदालत तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन सभी लोगों को भी क्या किया जाता है, आपके सामने जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से उनको न्याय प्रदान करने का काम किया जाता है। व्यापक व्याख्या, न्यायपालिका में अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जिसमें आप सभी लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ पर्यावरण मिले और निजता और भोजन का भी अधिकार मिले। तो बच्चों ये था आपका राइट्स बेस्ड गवर्नेंस का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।